So today is going to be the last part of this chapter, rights का political theory से जो है हमारा, हम part 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यहाँ पर मैं एक आई बटन डाल दूंगी, वहाँ पर जाकर जो है आप इसका part 1 देख सकते हैं. So this is going to be your part 2 that we need to cover into this video. If you remember last वाले session में ना, I think that कि हमने where do rights come from कर लिया था. इमैनुअल कांट से स्टार्ट करना था. इमैनुअल कांट जो कि एक फिलोसोफर थे, इन्होंने क्या बोला है ह्यूमन डिग्निटी को लेकर. Let's start. Human beings, unlike all other objects, dignity possess करते हैं. So ये valuable है. It means that हर एक person के पास dignity है and they ought to be so treated by virtue of being a human being and deserves to give some minimum dignity into their life. कांट के हिसाब से, मैनुअल कांट के हिसाब से, to treat people with dignity was to treat them morally here. इवन अगर कोई व्यक्ति जो है वो अनएजुकेटेड है, पुअर है, पावरलेस है, डिसऑनेस्ट है, इमोरल है, स्टिल ही डिजर्व सम डिग्निटी एंड दे हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी डिस्पाइट बीइंग अ गरीब, पावरलेस, बेईमान और इमोरल. His views represent what is called as moral conception of rights. So this conception rests upon two arguments. वो बात करते हैं कि we should be treating others as we should like to be treated ourselves. हम जैसे अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं ना लोगों से कि भाई मुझसे ऐसे बात करो, सेम थिंग जो है हमें दूसरों के साथ भी करनी चाहिए. हमें उनसे वैसे ही बात करनी चाहिए ना. लाइक आप दूसरों से रूड बात करते हो, आप चाहते हो कि सब आपसे पोलाइटली बात करें. क्यों? We should make sure that we don't treat people, treat other people as means to our ants here, and this is something really important that Kant given here statement. Legal rights and the state. राइट्स जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं जब उनको कोई स्टेट यानी कि सरकार और देश का संविधान रिकॉग्नाइज करता है. दे आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड लॉ. कई सारी कंट्रीज के पास बिल ऑफ राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश में रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. फॉर इंस्टेंस इन आवर कंट्री, सो रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस देयर. हमारी कंट्री में इन बिल ऑफ राइट्स को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. बेसिकली बिल ऑफ राइट्स जो टर्म है वो आपका अमेरिका से आया है और इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन ह्यूमंस लाइफ में. राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. राइट्स यानी कि अधिकार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक तरह का प्रतिबंध है कि सरकार क्या कर सकती है अपने नागरिकों के साथ और क्या नहीं कर सकती है. ईच राइट इंडिकेट्स व्हाट द स्टेट मस्ट डू as well as what it must not do. For instance, हम कह सकते हैं right to life है. This obliges states to make law that protect us from injury at others and punish those जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं. Rights also indicate that state को क्या करने से रोकना चाहिए. जैसे कि state cannot arrest a person arbitrarily without knowing the cause. जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आए ना, आपके पास यहाँ के आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि भाई आप ग्राउंड तो बताइए मेरे अरेस्ट करने का, लाइक on the ground of which reason you are arresting me. So right ensure that authority of the state, authority of the state is exercised without violating the sanctity of an individual's life and liberty. It's just like that कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसको माँ बाप बोले कि you cannot live free, you cannot have a food, you cannot live a life like the way your sibling, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई करता है. क्यों? Just because that person is or that child is weak in academics. अब वैसे यूजुअली होता है ये, तो ये क्राइटेरिया लेकिन हटाने की ज़रूरत है. खैर आगे देखते हैं. अब होने वाला है काइंड्स ऑफ राइट्स. हम बात करेंगे तो तीन तरह के हमारे राइट्स होते हैं. पहले तो होते हैं पॉलिटिकल राइट्स. ये राइट हमको जो है प्रोवाइड करता है एज अ सिटीजन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू जॉइन देम. Political parties are supplemented by the civil liberties such as right to free and fair trial, right to express one's views freely and right to protest and express dissent. आप ये जो हम आंदोलन करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, ये सारे पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं. Collectively, civil rights and rights from the basis of a democratic system of a government, we can say. पॉलिटिकल राइट्स की वजह से जो है सरकार हमारी तरफ जो है वो जिम्मेदार बनती हैं एंड गिव अस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर द रूलर्स. रूलर्स को क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश में सरकार को फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर सरकार को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 5 साल में उनको हटा दिया जाएगा.
गोइंग अहेड विच इज गोइंग टू बी योर इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट मतलब हर एक इंसान के पास जो है वो अधिकार है फॉर हैविंग बेसिक नीड्स जस्ट लाइक फूड, clothing, shelter, adequate wages. These are recognized by our constitution. Hence, democratic societies are beginning to recognize these obligations and providing economic rights to its people now. For example, कई सारे देशों में जो है with those with low income receive housing and medical facilities from the state. जैसे कि हमारे यहाँ पर भी राशन मिलता है गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं. Political rights make the government accountable to the people by giving greater importance to the concerns of individual over that of the ruler. I think that ये वाला पॉइंट ना आपका पिछले वाले टॉपिक से रिपीट हो गया है. एंड थर्ड जो हमारे पास राइट है वो है कल्चरल राइट. देखिए कल्चरल राइट में लाइक इन डेमोक्रेसी आजकल जो सरकारें हैं वो कल्चरल क्लेम्स को भी रिकॉग्नाइज कर रही हैं फॉर देयर सिटीजन. राइट टू हैव अ प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको आपकी मातृभाषा सीखने का अधिकार है. Right to establish institution for teaching one's language and culture are being recognized as being necessary for leading a good life. And the last but not the least, it is rights and responsibility. जब जितने हक से हम अधिकार की बात कर रहे हैं उतनी ही हक से हमें जिम्मेदारी की बात भी करनी चाहिए. Right not only place obligation upon the state to act in a certain manner, but वो rights हम पर भी एक जिम्मेदारी लाते हैं. वो क्या? It compels us to think not of self interest. हम कोई भी ऐसे अधिकार की बात ना करें जिससे हमारा अधिकार हो लेकिन दूसरों के लिए बर्बादी हो या डिस्टर्बेंस हो. जैसे कि हम बात करते हैं protecting the ozone layer is our responsibility, minimizing air water pollution is our responsibility here. Secondly, it also requires कि individual must respect for others. जितने आप हक से बात कर रहे हैं कि मुझे पढ़ने का अधिकार है, अगर आप चूंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते कोई गरीब है, यू से दैट hey you don't have a right to study. Why? That person है. तो आप अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो आपको दूसरों के अधिकारों को भी एक्सेप्ट करना होगा. If one person has a right to speak freely and express his views, then he must be tolerant of other views also. Just because आपके और मेरे विचार नहीं मिलते हैं, you cannot go against me. You are supposed to accept this difference here. Thirdly, we must balance our rights when they come into conflict. For example, my freedom of speech and expression says that I have a right to take a picture, but I cannot take a picture of a person bathing. Otherwise, ये जो है उसके अधिकारों का हनन होगा. Fourthly, we must be careful of the limitation placed on our rights. A restriction should not be extent that it harms the life and liberty of person. जैसे कि restriction which many governments are imposing on the civil liberties of citizen on the grounds of the national security, जो कि सही भी है. Even arrested person जो है उसके पास अधिकार है for the legal counsel, an opportunity to present their case before the magistrate or the court of law. Hence, rights जो है वो कभी भी absolute नहीं है. We need to be vigilant for our rights. हमें उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. and need to understand कि rights जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है और इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी लाती है. That's it for our today's chapter. अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से या फ्रीली मुझसे इंस्टाग्राम पे कंसल्ट कर लेना. This is my Telegram and this is my Facebook page. Thank you so much for watching it. Let's meet into our next session. बाकी कोई डाउट है तो you can simply reach out to me. Until then, bye bye.